हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया होना चाहिए, साथ ही साथ स्वस्थ और खुश भी रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की उद्देशिका, जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं और इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको संविधान के सारे अनुच्छेद पढ़ाऊंगी कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं संविधान की, सभी भाग में क्या है, अनुच्छेद में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है और कौन सा अनुच्छेद किस भाग में है, संविधान की कितनी अनुसूचियां, ये डिटेल्ड पढ़ाऊंगी। तो हम देखेंगे, हम शुरुआत कर रहे हैं आज से अपने संविधान को जानने की। तो संविधान को अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आता है उसमें आता है हमारी उद्देशिका, हमारी प्रस्तावना अर्थात प्रेम्बल। सबसे पहले उसे जानना ज़रूरी है। उसको समझ लेंगे अगर आप, तो आप हमारे संविधान का सार समझ जाएंगे कि क्या कहा जा रहा है, क्या कहना चाहता है हमारा संविधान, हमारे संविधान का सिद्धांत क्या है, क्या सोचकर संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया। अगर आप हमारे पूरे संविधान को भी नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप हमारी सिर्फ प्रस्तावना को ही पढ़ लेते हैं, तो आपको हमारे संविधान का सार समझ में आ जाएगा कि हमारा अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शासन प्रशासन कैसा होना चाहिए, किस तरीके की शासन व्यवस्था होनी चाहिए या है किस तरीके की, और वो आप सब समझ जाएंगे सिर्फ हमारी प्रस्तावना को देखने के बाद ही। और हमारा संविधान हमारे देश का एक आईन है, जिसमें हम लोग अपने आप को और हमारे देशवासी, हमारा देश को चलाने वाले लोग अपने आप को देखकर अपने को सजा और संवार सकते हैं कि क्या हम अपने संविधान और उसके उद्देश्यों के अनुरूप ही अपना शासन प्रशासन चला रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे, हम सही तरफ बढ़ रहे हैं, सही उद्देश्य के साथ चल रहे हैं, कहीं संविधान को ठेस तो नहीं लग रही, या कि संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसको चोट तो नहीं पहुंच रही। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो हमारे देश का आईन है, जिसमें हम और आप और हमारे शासन करने वाले लोग अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को संवार सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कमियों को दूर भी कर सकते हैं। संविधान हमारे सारे शासन प्रशासन कानूनों का मूल स्रोत है। जो भी व्यवस्था चल रही है, आप वर्तमान समय में देखते हैं, जो भी या आगे भी जो कानून आएंगे, उनका सबका मूल स्रोत कहीं ना कहीं हमारा संविधान ही है। संविधान को ध्यान में रखकर ही हमारे कानूनों का, हमारे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन कानूनों का निर्माण करना चाहिए, सबको ये बात ध्यान में रखकर ही सारे काम किए जाते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान हमारे कानून का मूल स्रोत है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं संविधान में। सबसे पहले अगर आप संविधान को पढ़ना चाहते हैं, उसके अनुच्छेदों को पढ़ना चाहते हैं, उनके कितने पार्ट्स में हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने अनुसूचियां हैं, सब देखने से पहले आपको उसकी उद्देशिका के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी प्रस्तावना क्या है, हमारी प्रस्तावना में लिखा क्या है और हमारी प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है। हमारी प्रस्तावना एक ऐसा कार्य करती है, या फिर प्रस्तावना ली ही किसी भी देश के लिए इसलिए जाती है, सभी देश के ज़्यादातर संविधान में, सभी का क्लियर नहीं कह रही हूँ कि सभी में है, परंतु ज़्यादातर सभी संविधान में, जिनके संविधान हैं लिखित या अलिखित, तो प्रस्तावना होती है, जिसको आप कह सकते हैं इंट्रो। एक इंट्रो कह सकते हैं आप अपनी और हमारी आम भाषा में, इंट्रोडक्शन। जब आप अपनी पुस्तक खोलते हैं, जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं, आप उसको खोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है ना, और ये दिया होता है कि उसके अंदर क्या क्या है, आप इस बुक के अंदर क्या क्या देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको पूरे डिटेल से बाकी भागों में दिया जाता है, लेसन 1 लेसन 2। परंतु शुरू में क्या होता है,
पूरी पुस्तक का इंट्रो दे दिया जाता है। तो आप आम भाषा में अगर समझना चाहें तो उद्देशिका इंट्रो का भी काम करती है, एक तरीके का इंट्रोडक्शन है संविधान का। क्या है? एक तरीके का इंट्रोडक्शन, जिसको पढ़कर, देखकर, समझकर हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान कैसा है, किस तरीके की बातें इसमें की गई हैं, कैसी हमारे देश की शासन व्यवस्था है। ये बात हम समझ सकते हैं अपनी प्रस्तावना को ही देखकर। अगर हम पूरा संविधान ना पढ़ना चाहें और संक्षेप में सिर्फ उसका सार जानना चाहें, समरी बोलते हैं ना इंग्लिश में, लिखने के लिए भी आता है, या फिर आप हिंदी में गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसमें भी एक आता है संक्षेपण कीजिए। बड़ी बात को छोटे में कह देना और सारी बात समझ में भी आना, तो यही कह सकते हैं हमारे संविधान का सार है। पूरे संविधान का निचोड़ या संविधान का मूल तत्व क्या है, संविधान में क्या क्या बातें अंदर हैं, कैसी शासन व्यवस्था है, कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, कैसा शासन प्रशासन है, सारा कुछ हम अगर एक थोड़े समय में और थोड़े शब्दों में समझना चाहें तो वो हम अपनी उद्देशिका से समझ सकते हैं। तो हमारी उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि इसमें हमारी उद्देशिका में लिखा क्या है। हम भारत के लोग, पहले शब्द ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। हम भारत के लोग, यानी कि संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये पूरे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मैंने पढ़े हैं इनको डिटेल्ड पढ़ाऊंगी एक एक शब्द को, परंतु आप सिर्फ अब ये प्रस्तावना देखिए और इसको याद होना चाहिए। हो सकता है आप इंटरव्यू में जाएं और पॉलिटिकल आपका ऑप्शनल हो या आपसे पूछ भी ले सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप प्रशासन में जाना चाहते हैं तो ये आपको याद होनी ही चाहिए। बिल्कुल आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपके इंटरव्यूअर भी पूछ सकते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं कि सुनाइए, तो याद होनी चाहिए। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या कहा गया है? हमने पूरी संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसको पढ़ा। अब यहाँ पर आप एक ये डेट आई है 26 नवंबर 1949। इसका तात्पर्य है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और संवत, आप संवत क्या है? इसमें क्या कहा गया है? संवत, विक्रम संवत। आप देखते हैं हमारे यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल है किसी भी धर्म का, जैसे मोमडन्स में भी हो गया, मुस्लिम समुदाय में हो गया, हिंदू समुदाय में हो गया, ऐसा तो नहीं है होता ना कभी भी कि जिस तारीख को आज हमने कोई फेस्टिवल मनाया है, जैसे ईद आज मनाई है तो अगले साल भी उसी दिन सेम डे आएगी, सेम तारीख को नहीं आती ना। बर्थडे की तरह तो नहीं आता ना कि हमारा बर्थडे 1 जनवरी को है तो अगले साल भी 1 जनवरी को आएगा। या जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो दिवाली जब मनाते हैं, आज हमने मनाई नवंबर में, अगली बार ज़रूरी नहीं है कि नवंबर में ही आएगी और उसी डेट को आएगी। तो हम किसके हिसाब से चलते हैं? हमारा, और आप देखते हैं कि हमारा जो बजट है वो भी जनवरी में नहीं, अब तो खैर फरवरी में कर दिया है, नहीं तो पहले जो हम देखते हैं जनवरी में। अगर हम नॉर्मल वे पे देखें
ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम जनवरी में साल बदलता है, परंतु हिंदू पंचांग के हिसाब से जो बदलता है साल वो चैत्र मास में बदलता है। जो चैत्र माह है वो प्रथम महीना होता है हिंदू पंचांग के हिसाब से। और यूपीपीएससी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में हिंदी महीने पूरे 12 के बारे पूछे गए थे कि प्रथम कौन सा होता है। चैत्र महीना जैसे प्रथम होता है हमारे में हिंदू पंचांग के हिसाब से, तो यहाँ पर पंचांग को भी इंक्लूड किया गया है। हमारी गवर्नमेंट जो मानती है वो विक्रम संवत को मानती है, ये भी आप याद रखिएगा। शक संवत होता है, विक्रम संवत होता है, इलाही संवत भी है, तो हमारी गवर्नमेंट ने जिसको अपनाया हुआ है वो है विक्रमी संवत। ठीक है, विक्रमी संवत, इसलिए यहाँ पर इसको भी इंक्लूड किया गया है। मार्गशीर्ष शुक्ल यानी कि जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी, आप देखते हैं ना सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी ऐसे होता है, तो ये कहा गया है मार्गशीर्ष शुक्ल यानी कि शुक्ल पक्ष। 15 दिन अधियारी पक्ष होता है और 15 दिन होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, 15 दिन का ड्यूरेशन होता है। 15 दिन अंधियारी होती है और 15 दिन होती है उजियारी। तो शुक्ल पक्ष यानी कि उजियारी पक्ष में शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को, जिस दिन ये डेट थी उस दिन संवत था 2006। ठीक है, सप्तमी थी, तो दोनों चीज़ें इंक्लूड की गई हैं हमारे संविधान में। तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हमने अपनी पूरी उद्देशिका देख ली, इसको बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ाऊंगी कि एक एक शब्द का मतलब क्या है, और साथ ही साथ ये भी पढ़ाऊंगी इससे संबंधित कौन कौन से केस हुए हैं जिसमें संविधान को समय समय पर संविधान से संबंधित, संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रश्न उठते रहे हैं, वो केस भी पढ़ाऊंगी। अगर आप एक बार ये वीडियोस देख लेंगे कंप्लीट, तो उसके बाद आपको का कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा संविधान से संबंधित, या फिर आप उद्देशिका से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रह जाएगा, परंतु सारी वीडियोस देखिएगा। तो अब हमने ये देख लिया, अब हम इसके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं। उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, याद रखिएगा आप ये बात। मूल संविधान जब बना था शुरू में इस बात की क्लियरिटी नहीं थी कि क्या उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना भी हमारे संविधान का हिस्सा है। बाद में एक केस था, अब वो केस था क्या, सारा केस स्टडी एक साथ ही देखेंगे। सारे संविधान के प्रस्तावना से संबंधित जितने भी केस थे और किस केस में क्या क्या कहा गया संविधान की प्रस्तावना के बारे में, सब एक साथ देखेंगे। परंतु आप बस इतना समझिए कि जब मूल संविधान था उस समय ये क्लियर नहीं था कि क्या हमारी उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है, परंतु बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। तो वर्तमान समय में अगर आपसे कोई भी पूछे या आंसर आ जाए, या आपसे एक कथन कारण में पूछ ले कि क्या संविधान का हिस्सा है उद्देशिका, तो बिल्कुल है, उद्देशिका हमारे संविधान का हिस्सा है। 2 प्रावधान यानी कि 2 प्रावधान अनुच्छेदों में विरोधाभास, इसको अब हमारी जो उद्देशिका है, अब ये 2 बातें लिखी गई हैं, आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी जो उद्देशिका है वो हम किस समय पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, सब बातें तो डिटेल्ड लिखी गई हैं, अनुच्छेद में लिखी गई है ना। जो बातें अनुच्छेद में नहीं है वो अनुसूचियों में है। तो अनुच्छेद और अनुसूचियों में जो बातें लिखी गई हैं साफ तौर पर उनसे तो कोई संबंधित बात नहीं उठती, परंतु कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं 2 अनुच्छेदों में आपस में विरोधाभास हो जाता है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि है क्या, दोनों में समझ में नहीं आता उस समय। तो उस विरोधाभास की जो स्थिति है उसको क्लियर करने के लिए हम संविधान की उद्देशिका देखते हैं, फिर उसको पढ़कर उसके उद्देश्य को समझकर वो विरोधाभास समाप्त कर दिया जाता है। और या फिर किसी मुद्दे पर संविधान मौन हो, इन 2 बातों पर हम संविधान की उद्देशिका को प्रेफरेंस के तौर पर देखते हैं। या तो कोई 2 अनुच्छेदों में विरोधाभास हो रहा हो आपस में, तो ये देखते हैं कि किस तरीके से क्लेरिफिकेशन होगा, और वो होता कैसे है। संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसको पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि
चीज़ें होनी कैसे चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिर उस विरोधाभास को दूर करते हैं। और या फिर कोई ऐसी बात उठे जिस पर संविधान मौन है, संविधान में उसके बारे में कुछ बात नहीं कही गई है और कानून लाना है या कुछ परसेप्शन क्लियर करना है या अपनी बात क्लियर करनी है, और परंतु संविधान के में उस बारे में कोई बात नहीं कही गई है, संविधान उस पर मौन है, तो क्या होता है, फिर संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसको पढ़ा जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि अगर हम ये चीज़ लाना चाहते हैं या इस पर कोई बात क्लियर करना चाहते हैं, कोई परसेप्शन बनाना चाहते हैं, कोई बात की क्लियरेंस चाहते हैं, तो हम अपने संविधान की उद्देशिका को प्रेफरेंस के तौर पर लेते हैं कि हाँ जी, हमारे संविधान में ये बात कही गई है, हाँ तो ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस स्तर तक बदलाव कर सकते हैं या ऐसा नहीं कर सकते। तो दो बातें अगर उठेंगी तब प्रेफरेंस के तौर पर संविधान की उद्देशिका का प्रयोग किया जाएगा। पहली बातें क्या है, दो प्रावधान अनुच्छेदों में विरोधाभास यानी कि आपस में विरोधाभास होने की स्थिति में, दूसरा किसी मुद्दे पर संविधान मौन हो। इन दो स्थितियों में हम संविधान का प्रेफरेंस ले सकते हैं, संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसको जाकर देख सकते हैं, फिर कोई भी आगे विचार अपना डेवलप कर सकते हैं। उद्देशिका के बारे में एक बात कही जाती है, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के दिमाग की चाबी है, यानी कि जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है उन्होंने क्या सोचकर, क्या दिमाग में रखकर, क्या बातें चल रही थी, क्या चाहते थे कि किस तरीके का संविधान होना चाहिए। तो हम अगर उनके दिमाग को पढ़ना चाहें तो हम अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके का वो लोग चाहते कि कैसे हमारा भारत हो और भारत का संविधान कैसा हो। तो इसीलिए कहा गया है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के दिमाग की चाबी है, या फिर संविधान की चाबी भी बोल सकते हैं। आप शुरू में जब खोलेंगे संविधान, सबसे पहले उद्देशिका ही आती है और उद्देशिका पढ़कर ही आप पूरे संविधान के अंदर का सार समझ सकते हैं। अब इस बेसिकली संविधान की उद्देशिका का प्रयोग या उसकी इंपॉर्टेंस किस चीज़ के लिए है, क्या समझ सकते हैं। मैंने आपको कहा ना, इंट्रो हो सकता है, ये हमारे पूरे संविधान का इंट्रोडक्शन पार्ट कह सकते हैं, तो वही बताया गया है कि हम इसको परिचय भी कह सकते हैं अपने संविधान का। इससे हम इसको पढ़कर ये भी देख सकते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे। तो हम उनके उद्देश्य के तौर पर, और या फिर मूल भावना, हमारे संविधान की मूल भावना क्या है, उसके तौर पर भी प्रस्तावना का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारा आगे की चीज़ें होंगी कैसी। हम इससे प्रेरणा लेकर किसी भी कानून का निर्माण कर सकते हैं, कोई भी विधि का निर्माण कर सकते हैं। हम इससे प्रेरणा लेकर कि किस तरीके का हमारी कानून होना चाहिए, हमारे देश में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं अपने आगे के कार्य को करने के लिए। सिद्धांत यानी कि आदर्श, हमारे देश के, हमारी शासन व्यवस्था के आदर्श क्या होने चाहिए, उसकी जानकारी भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप और हम सब कुछ ना कुछ हमारे आदर्श होते हैं। हम कहते हैं ना कि ये काम मैं कर लूँगा, परंतु इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग रहा। तो सभी के अपने अपने आदर्श हैं। हमारे संविधान के भी जो निर्माता थे उन्होंने भी कुछ आदर्श डिसाइड किए होंगे, कुछ सोचा होगा कि किस तरीके का संविधान हो, शासन व्यवस्था हो। तो वो आदर्श क्या होंगे, क्या सिद्धांत होंगे हमारे देश को चलाने के, शासन प्रशासन को चलाने के, तो उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं अपनी उद्देशिका के द्वारा। या फिर हमारे लक्ष्य क्या होंगे, अल्टीमेट गोल क्या है हमारे देश का, कि किस चीज़ को अचीव करना है, किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है। तो हम अपने लक्ष्य भी देख सकते हैं आगे आने वाले समय की, कि किस तरीके का हमारा लक्ष्य है, हमारे देश को क्या पाना है, क्या प्राप्त करना है, किस और बढ़ना है, क्या चीज़ अचीव करनी है। तो वो लक्ष्य भी अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें, अपने लिए कोई लक्ष्य बनाना चाहे, अपने देश के लिए कोई लक्ष्य बनाना चाहे, तो वो लक्ष्य किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी हम अपनी उद्देशिका को देख सकते हैं। अब
ऑल ओवर हमने उद्देशिका देख ली और ये देख लिए कि संविधान की उद्देशिका का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जो ये संविधान है, अगर आप ऑल ओवर संविधान का सार देखना चाहे, फिर आपको बार बार यही कह रही हूँ, तो संविधान का सार भी कह सकते हैं आप अपनी उद्देशिका को, हमारी उद्देशिका, हमारे संविधान की उद्देशिका को संविधान का सार भी कह सकते हैं। ये जो संविधान की उद्देशिका है वो आई कहाँ से, किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कौन लाया? इसको लाने वाले थे जवाहरलाल नेहरू जी। उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पर लाया गया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को लाने का क्या उद्देश्य था, ये देखिए। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और लाया किस पर्पज से गया था? जवाहरलाल जी के द्वारा लाया गया था और उनका उद्देश्य था कि संविधान किस तरीके का हो। इस पर्पज से इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। आज भी यही उद्देश्य है। आप देखते हैं कि हम अपने उद्देशिका को देखकर ये पूरा पता कर सकते हैं कि हमारे शासन प्रशासन का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से चलना चाहिए। एक संक्षिप्त सार है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, किस लिए? कि भारत का संविधान कैसा हो, उसकी रूपरेखा कैसी, वो एक आप रूपरेखा कह सकते हैं, शुरू का पार्ट कह सकते हैं। तो लाया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा गया था, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और इसको संविधान में शामिल कब किया गया उद्देशिका के तौर पर? 22 जनवरी 1947 को शामिल किया गया। याद रखिएगा, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। कब हुआ था वो संशोधन? 1976 में। सन क्या था? 1976। और कितने नंबर का था? नंबर कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय जब ये संशोधन हुआ था। और उस संशोधन से दो शब्द जोड़े थे, एक तो समाजवादी और निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था? पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा था। पहला जोड़ा था समाजवादी और दूसरा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा था। ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द जोड़े गए थे जब प्रस्तावना को अमेंड किया गया था। अभी तक सिर्फ एक ही बार की गई है, याद रखिएगा। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। परंतु जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दोनों बातों में डिफरेंस आप समझिएगा। जो विचार है वो अमेरिका से है, जो प्रेरणा स्रोत है कि प्रस्तावना होनी चाहिए वो स्रोत क्या है? अमेरिका। परंतु जो भाषा है प्रस्तावना की वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर रखिएगा इस बात को। संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत क्या है? अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे तो संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही हमारे संविधान का स्रोत है। इस बात को क्लियर रखेगा। सबसे पहले प्रस्तावना में ये बात कह दी गई है, हम भारत के लोग, यानी कि हम संप्रभु हैं। जो प्रभु सत्ता निहित है वो हम भारत के लोगों में निहित है। संविधान का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारे संविधान का स्वरूप है। और ये जो लिखा गया है ये सीरियल वाइज है। बिल्कुल, आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, इनको सीरियल वाइज लगाने के लिए दे देते हैं। पहले दे दे आपको पंथ निरपेक्ष, पहले दे देंगे समाजवादी, लास्ट में दे देंगे, या लोकतंत्रात्मक पहले दे देंगे और आपसे कह देंगे, आप देखते हैं ना 1 2 3 4 इस तरीके से, या फिर कह देंगे सीरियल वाइज लगाइए। सबसे पहले क्या शब्द आएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये इस तरीके से सीरियल वाइज है। और आपको लगाने के लिए आप अगर बैक ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें दिया भी जाता है। इनको इसी तरीके से याद रखेगा। और ये है क्या? हमारे संविधान का स्वरूप है ये। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय,
न्याय, और कितने तरीके का न्याय की बात की गई है हमारे यहाँ पर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि समाज में भी किसी तौर पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा कि कौन सी क्या जाति है आपकी, कैसा रंग है, कैसा रूप है, आप गरीब हैं अमीर है, इस तरीके का समाज में कोई विभेद नहीं होगा। आर्थिक, यानी कि आप कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितना धन कमाते हैं या कितना नहीं कमाते, इस आधार पर भी कोई आपके साथ अन्याय नहीं होगा। या राजनीतिक, राजनीतिक आप देखते हैं ना, आप इलेक्शन, हम और आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए कुछ बेसिक तो होते हैं ना, कि आपके पास ये होना चाहिए, आप नागरिक होने चाहिए, ये बात तो सभी के लिए लागू होती है। तो यहाँ क्या है, संविधान का उद्देश्य न्याय, और न्याय 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बैक ईयर के पेपर में, 3 तरीके की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर स्वतंत्रता, किस बात की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं। आप ये रख सकते हैं कि मैं इस बात के पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ, गलत है। समय समय पर आप देखते भी हैं, ये बातें उठती भी रहती है, जब कोई अपना विचार रखता है तो कभी किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। तो हम विचार, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। विश्वास, किसी भी चीज में विश्वास करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा विश्वास है कि हम मंदिर जाते हैं, हमारा विश्वास है कि हम भगवान हैं, तो हम स्वतंत्र हैं, मान सकते हैं। हम विश्वास को मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे कोई भी धर्म फॉलो कर लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो धर्म आपको फॉलो करना है आप कर लीजिए। उपासना, आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप देखते हैं समय समय पर कोई गुरु, आजकल तो बहुत चलन था, अब तो बंद हो गया है कि सब कोई किसी को भी गुरु बना लेता है। मतलब ये देखते ही नहीं है, मतलब आंखों के ऊपर पट्टी बांध के बनाते हैं, और बिल्कुल फिर कुछ नज़र नहीं आता कि सच्चाई क्या है, चीज़ें क्या चल रही है, किस तरीके से आपको भ्रम में डाला जाता है। तो उपासना करने की स्वतंत्रता है, आप चाहें जिसकी उपासना कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि अगर कोई अवसर है, जैसे अगर आपको यूपीएससी का पेपर देना है या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, तो आप चाहे अमीर हो या गरीब हो या काले हो या गोरे हो, जो भी हो, तो आप एग्ज़ाम देते हैं ना, फिर आपने जितनी मेहनत की हो उस हिसाब से रिज़ल्ट आता है आपका। अच्छी मेहनत की होगी, उस हिसाब की ईमानदारी से मेहनत करी होगी तो पास भी हो जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होता ये इतना कमाता है इसलिए इसका सिलेक्शन होगा, ये बहुत पैसे वाला है इसलिए सिलेक्शन करें, नहीं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, कोई अवसर है तो सबको समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा, सबकी इंटीग्रिटी, कोई आपसे ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि तुम ये काम करो। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता, ये सारे हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। और ये भी सीरियल वाइज है, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर खाली ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने तरीके के न्याय की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में, कितनी तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है, या सबसे पहले किस न्याय की बात, जैसे सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक, और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से सीरियल वाइज आप याद रखिएगा। जब आप देखेंगे तो आप, अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप कर लेंगे, अगर आपने ऊपर से चीज़ें पढ़ी हैं तो नहीं कर पाएंगे। वही बच्चे एग्ज़ाम अक्सर क्लियर नहीं कर पाते जो इम्पोर्टेंट के चक्कर में ज़्यादातर रहते हैं। आप किसी भी बच्चे को देख लेना जो इसने क्लियर किया होगा, ज़्यादातर उसने चीज़ें समझ के ही पढ़ी होंगी। संविधान को अपनाया कब गया? संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु उसी दिन संविधान को नहीं अपनाया गया, ठीक है। अपनाया कब गया? इसी दिन इसके कुछ अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे। वो कौन कौन से अनुच्छेद थे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब इसको और डिटेल्ड पढ़ाऊंगी ना। इसकी जितनी भी बातें, ये सारी स्वतंत्रता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, सबके बारे में डिटेल्ड देखेंगे कि सभी शब्द का क्या अर्थ है।
गणतंत्र किसको बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द से क्या तात्पर्य है, सब देखेंगे। और इससे संबंधित जितने भी केस हुए हैं उन केस में क्या क्या बातें की गई हैं सब डिटेल देखेंगे। तो अभी मैं आपसे बस इतना ही आपको समझा रही हूँ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसके कुछ अनुच्छेद उस समय लागू भी कर दिए गए थे, परंतु पूर्ण रूप से संविधान को कब अपनाया गया था, कब देश को समर्पित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। 2 डे हैं हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, 2 है ना, एक तो स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे, अर्थात जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, उस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि जिस दिन हमारा देश ने संविधान अपनाया था 26 जनवरी 1950, उस दिन को हम कब किस डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में, क्योंकि उस दिन हम गणतंत्र हो गए थे। अब गणतंत्र को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी जब इसके सारे जो उद्देशिका में जितने शब्द हैं उसमें, परंतु इस बात को आप क्लियर रखिएगा कि स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है और गणतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है इन शब्दों में। संविधान दिवस, संविधान दिवस फैक्चुअल क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर को, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितने दिन लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। आप पूरे फैक्चुअल तौर पे देखना चाहें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हो सकता है आपसे ये पूरा ना देखे, सिर्फ कह सकते हैं 3 साल के अंदर, ओवरऑल कहेंगे तो 3 साल हो जाएगा ना। तो अगर ये पूरा ऐसे नहीं देते 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो वो देंगे 3 साल। तो आपको उस पर राइट करना है, ठीक है। अब आप देखते हैं ज़्यादातर एक बात उठती है कि संविधान के निर्माता कौन थे। सबको पता है संविधान का जो स्वरूप तैयार किया वो किसने किया, भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया। परंतु आज आपको एक बात बताती हूँ, क्या हमारे संविधान को प्रिंट किया गया था या टाइपिंग की गई थी हमारे संविधान की? इतना बड़ा संविधान है जिसको बनाने में ही 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो क्या इतने बड़े संविधान को टाइप किया गया था, प्रिंट किया गया था, कैसे बना था? हमारा संविधान हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया है, याद रखिएगा पहली बात तो आप। हमारा संविधान हस्तलिखित है और इसकी 2 प्रतियां, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, दोनों ही हाथ से लिखी हुई हैं। और इसके कैलीग्राफर यानी कि राइटर या लेखक, जो भी आप कहना चाहें, परंतु कैलीग्राफर शब्द होता है, पूछा भी जाता है, तो कैलीग्राफर, इसके राइटर, इसके लेखक हैं कौन, किसने लिखा है अपने हाथ से ये हमारा संविधान? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नाम क्या है उनका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा हमारे भारत का संविधान लिखा गया है अपने हाथ से। और दोनों प्रतियां उन्होंने ही लिखी है, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली भी, ये भी पता होना चाहिए। 2 प्रति हैं और इटैलिक शैली में लिखा गया है। किस शैली में? इटैलिक शैली में लिखा गया है। निप वाले, होल्डर वाले पेन होते थे उस समय, उनका प्रयोग करके लिखा है और 6 महीने में लिखकर कंप्लीट किया गया था। 6 महीने लगे थे इसको लिखने में हमारे संविधान को। अब क्या उन्होंने इसको लिखने के लिए कुछ मेहनत ताना लिया था, अपनी फीस ली थी? बिल्कुल नहीं ली थी। इसको लिखने के लिए, संविधान को लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने कोई फीस नहीं ली थी, अपितु एक बात कही थी कि संविधान के प्रत्येक पन्ने पर मेरा नाम होना चाहिए। जब लास्ट में एक पन्ना ख़त्म होता था तो प्रत्येक पन्ने पर उनका नाम हो और साथ ही साथ संविधान के लास्ट पन्ने पर उनके नाम के साथ साथ उनके दादाजी का भी नाम होना चाहिए, और ये बात मान भी ली गई थी। तो आप संविधान के प्रत्येक पन्ने पर देखेंगे
प्रेम बिहारी सिंह नारायण रायजादा जी का नाम है और अंतिम पृष्ठ पर रायजादा जी के साथ साथ उनके दादाजी का भी नाम है। अब राइटर यानी कि कैलीग्राफर तो ये थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, परंतु आप उसका फर्स्ट प्रिंट जब देखेंगे, फर्स्ट पेज देखेंगे, यह सारे पेजों पे एक सजावट है, हमारे देश का अलंकरण, कलात्मक अलंकरण किया गया है, हमारे देश को दर्शाया गया है, बहुत सारे चित्रों का अलंकरण किया गया है, जो हमारी देश की संस्कृति है, विशेषता है, उनको अलंकृत किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया? राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है लिखा किसके द्वारा गया, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा, और जो सजावट की गई है वो राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा की गई है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और वैसे अभी तक शायद पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। पता होना चाहिए कि किसने लिखा, और हाथ से लिखा गया है। और आपको पता है हम कागज़ है, कागज़ इतने सालों में ख़राब नहीं होगा, तो किस तरीके से इसको सही रखा गया है अब तक भी वर्तमान समय में इसकी प्रतियों को। एक हीलियम से भरा बॉक्स है, एक बॉक्स है, एक डब्बा बॉक्स बोल सकते हैं, उसमें हीलियम गैस भरी हुई है, जिनके अंदर ये संविधान की मूल प्रतियां रखी गई हैं। क्योंकि ना तो उससे कोई गैस बाहर आ सकती है, ना उसमें अंदर कोई जा सकती है, क्योंकि अगर आप वैसे कागज़ को रख देंगे तो कागज़ कैसा सील जाता है, ख़राब हो जाता है ना इतने समय तक। परंतु ये तो हमारे देश का एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ कह सकते हैं आप इसको। तो इसके लिए एक बॉक्स का निर्माण किया गया है जिसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, और उसके अंदर हमारे देश की जो संविधान है उसको रखा गया है सेफ तरीके से। तो और एक बात और, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि संविधान को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, जब बन के पहले ही लागू हो गया था, नवंबर में बन गया था। तो उस दिन क्यों अपनाया? इसलिए अपनाया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1930 को। तो इसलिए उस दिन को यादगार रखने के लिए, उस दिन को यादगार बनाए रखने के लिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया कि जो 26 नवंबर की तारीख है वो हमेशा याद रखी जाए, क्योंकि उस दिन कांग्रेस के द्वारा हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था ना। इसलिए मनाया कब गया था? 1930 में। पूछा भी गया है आपसे, ये क्वेश्चन आया भी है कि क्यों, किस कारण से 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान अपनाया। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई प्रथम बैठक? 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? 24 नवंबर 1949 को, 2 दिन पहले, यानी कि 26 नवंबर को फाइनल बनकर तैयार हो गया था ना, तो 24 नवंबर 1949 को लास्ट बैठक हुई थी, याद रखिएगा। 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं संविधान की प्रति पर, और उनमें से 15 महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी हैं? 15 महिलाएं हैं। सुचेता कृपलानी जी, विजयलक्ष्मी पंडित आदि, कुल मिलाकर 15 महिलाएं थीं। अब वो 15 महिलाएं कौन थी? कई बार नाम भी पूछ लेते हैं, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं कि 15 महिलाएं कौन कौन सी थीं जिनको हस्ताक्षर हैं। परंतु आपको मैंने बता दिया है, फैक्चुअल, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, परंतु मुझे ऐसा लगा बताना चाहिए, क्या पता कभी पूछ लिया जाए। तो कुल मिला के 15 महिलाएं थीं जिनके हस्ताक्षर हैं। और ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, इन पे छोटे छोटे कभी कभी टॉपिक बना दिया करूँगी कि कितनी महिलाएं थी जिनका साइन, उनके नाम भी बता दूँगी। कोशिश यही रखूँगी कि आपसे कुछ भी ना छूटे। तो हमने पूरी ऑल ओवर देख लिया कि प्रस्तावना क्या है, शब्द प्रस्तावना में क्या दिए गए हैं, और संविधान से संबंधित भी हमने कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख लिए। अब हम जितनी भी ये संविधान में शब्द आए हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सबको डिटेल्ड देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी केस हुए उनको देखेंगे कि क्या क्या केस थे, कब हुए, और उनमें क्या क्या बातें कही गई। ठीक है, ये सब हम क्लियर तौर पर देखेंगे, और सारे जितने भी अनुच्छेद हैं और किस पार्ट में हैं, कौन सा अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां हैं, उनको डिटेल्ड तरीके से देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।